गोली चलाने वाला का है, दूसरा खेमा राम मंदिर बनाने वालों। देश मोदी जी चलाएंगे और तुम लोग 5-10 साल और फदिया पढ़ लो, तुम्हारे लिए एक जगह ठीक है। ये भाषा हारने वालों की होती है और 2 चरणों के चुनाव से स्थिति स्पष्ट होती जा रही है। फिर एक बार मोदी सरकार। जो रुझान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से वो हार के रुझान हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ अब्दुल शर्मा। और आज हम इस समय एटा में मौजूद हूं। नमस्कार एटा, कैसे हैं आप सभी? रिपब्लिक भारत की टीम आपके पास आ गई है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तो यहाँ एटा वासी उत्साह में हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हम उस धरती पर मौजूद हैं जहां विश्व की सबसे बड़ी यज्ञशाला है और 2024 का यज्ञ चल रहा है। लेकिन इसमें मतदाता किसको चुनने वाला है? आज एटा की धरती से हर एक सवाल होगा, जनता के मुद्दे होंगे और ये भी बताएंगे खास प्रत्याशी जो यहां से मैदान में उतरे हुए हैं उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। बीजेपी से मेरे साथ मौजूद रहेंगे विक्रांत जी, बहुत स्वागत है बीजेपी के मेहमान का। विक्रांत जी का बहुत स्वागत। और समाजवादी पार्टी से अनिल यादव मेरे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं एटा के समीकरण क्या है। इस रिपोर्ट के जरिए फिर करेंगे जनता से बात और चुनावी चर्चा। एटा वो जिला है जो इतिहास के साथ राजनीति के लिहाज से भी अहम माना जाता है। यही कारण है कि वोटिंग का दिन नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने अपने सियासी चौसर बिछाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विरासत के पहरेदार हैं। कल्याण सिंह बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव लोधी बेल्ट में साफ तौर पर दिखता है। वे विपक्षी दलों की रणनीति भी इस बार के चुनाव में बदली हुई है। समाजवादी पार्टी ने लगातार 2 बार हुई हार से सबक लेते हुए इस बार शाक्य प्रत्याशी को उतारा है। वहीं बीजेपी अपने शाक्य नेताओं के सहारे वोटों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश में है। शाक्यों में जो जितनी सेंधमारी कर ले जाएगा उसी के हिसाब से प्रत्याशी को मजबूती मिलेगी। वहीं बीएसपी सीट पर आज तक जीत भले ना पाई हो, लेकिन कई बार वो दूसरे दलों के चुनावी समीकरण जरूर बिगाड़ चुकी है। बीएसपी ने इस बार काडर वोट के साथ मुस्लिम वोटरों के तालमेल का गणित बनाया है। यहाँ बीएसपी प्रत्याशी मुस्लिम वोटों को काटते हैं तो एसपी के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। सभी सियासी दल एटा का गणित अपने हक में करने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक और गृह मंत्री अमित शाह आज एटा में ही मौजूद हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर राम मंदिर का जिक्र करते हुए जोरदार हमला बोला। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रहा। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट दे? ये निर्णय एटा की जनता को करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एटा के जलेसर में जनता को संबोधित किया। योगी ने एक बार फिर अपराध मुक्त प्रदेश का जिक्र करते हुए सपा के शासनकाल से बीजेपी सरकार की तुलना की। सपा की सरकार में जो माफिया सत्ता का संचालन करता था, आज जब उसका सामना पुलिस से होता है तो पैंट उसकी गीली हो जाती है बहनों और भाइयों। विपक्षी दल भी एटा का रण जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी सपा प्रत्याशी के पक्ष में रैली की और चुनावी बॉन्ड का मुद्दा उठाया। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में है जानकारी कि नहीं है? ये क्या चंदा है कि वसूली है? ये जो वसूली हुई है इसी की वजह से महंगाई है। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी अपराधी माफिया, उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गोदाम में रख लिया है। कृषि बाहुल्य वाले इस क्षेत्र में राजनीति उतार चढ़ाव लेती रही है। राजवीर सिंह बीजेपी के टिकट पर तीसरी बार चुनाव मैदान में है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आई है। अब देखना ये होगा कि एटा में बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या विपक्ष यहाँ का सियासी गणित बदल देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव में एटा के समीकरण क्या कहते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। 25 सालों से वो एटा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या इस बार समीकरण कहते हैं। एटा में जिस तरीके से मैं देख रहा हूं, विकास को लेकर के ज्यादा लोगों में चर्चा है कि जिसने विकास किया है
और दूसरे नंबर यहाँ के जो लोग हैं, बेरोजगारी, सड़क, पानी, इसको लेकर के और सारी जो व्यवस्था हैं उनको दुरुस्त चाहते हैं एटा के लोग। और ऐसे व्यक्ति को वो चुनना चाहते हैं जो विकास करे, जो रोजगार की बात करे, महंगाई जो आज की डेट में जो बड़ा मुद्दा है, महंगाई को जो कम करने की बात करे, जो रोजगार देने की बात करे। तो यहाँ एटा के मुद्दे हैं ये बड़े मुद्दे एटा के हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा उमेश यादव। उमेश जी, क्या मुद्दे हैं ये बताइए सबसे पहले। मेरा मुद्दा ये है कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जो वर्तमान में सरकार है 10 वर्ष से इतना टैक्स तो अंग्रेजों ने नहीं लिया था, इतना टैक्स इस सरकार ने लिया है। अच्छा। और मैं गुलाब की खेती करता हूँ, गुलाब की खेती बर्बाद होगी। 40 बीघा गुलाब था, 30 बीघा उखड़वा दिया। आप समझ रहे हैं? इस सरकार ने किसान को बर्बाद कर दिया। केवल सम्मान निधि के नाम पर 2000 रुपए देते हैं, 27 रुपए पर डे पड़ता है। टैक्स से आप परेशान हैं? अरे टैक्स इतना लगा है, उसी का तो पैसा है। ठीक है, मैं बीजेपी के साथ हमारे विक्रांत जी जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, बड़ा टैक्स लगा रहे हैं आप लोग, बड़ी दिक्कत है जनता को, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अभी हमारी जो अगल बगल में कांग्रेस के और जो हमारे सपा के साथी आए थे, इनका विश्वास इसमें रहता है कि जब भी कोई डिबेट होती है तो ये कुर्सियां फेंकते हैं, ये हूटिंग करते हैं, किसी चैनल को कोई कवरेज करने नहीं देते। मैं एटा की अगर बात करता हूं तो एटा अमीर खुसरो की जमीन है, ये बहुत प्यारी जमीन है। लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी जो सरकार रही है, उन्होंने यहाँ पर कट्टे की पहचान बना दी। यहाँ पर लूट, अपहरण, डकैती, इसका नारा दिया करते थे। आज भाजपा की सरकार है, चारों ओर विकास कर रही है। लेकिन आपके अभी तक इतिहास पर नजर डाली जाए तो आप तो बड़े चुनाव जीते हुए वहां पर, आपने तो एटा की धरती से कई बार चुनाव जीते हैं, फिर भी ये समस्या है अभी तक 2 दशक से। देखिए, समस्या नहीं है, कुछ लोगों के आंखों पे दूसरा चश्मा चढ़ा रहता है। अच्छा। वो विकास को उनको दिखाई नहीं देता। एटा में मेडिकल कॉलेज खुल गया, बैकवर्ड इलाका है, मेडिकल कॉलेज खुल गया, यहाँ पर हाईवे खुल गया, बहुत बड़ा बाईपास खुल गया। हाँ। और जो है ये जो पावर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा वो खुल गया, यहाँ पर फैक्ट्री आ रही है, यानी विकास हुआ है। अब मैं सीधे जनता का रुख करूंगा। विक्रांत जी, आपने बड़े बड़े दावे किए हैं। सबसे पहले महिलाएं हैं, हालांकि कुछ महिलाएं हैं और सीधे वो कह रही हैं, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था आप सभी नारेबाजी कर रही थी, वाकई में विकास हुआ है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ है। नहीं, वाकई में विकास हुआ है। हमारी जो भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। जनता पे पर्दा पड़ा हुआ है, उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। सड़कें बन गई, सबको गैस सिलेंडर बन गए, शौचालय आ गए, मकान के लिए पैसे आ गए। जिनके पास मकान नहीं था वो मकानों में रह रहे हैं। आज जो दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही थी, चैनें टूट रही थी, उस पर अंकुश लगा हुआ है। हमारी मोदी सरकार ने इतना किया है कि महिलाएं आधी रात को बाहर निकलती है, किसी को कोई चिंता नहीं होती है। जय जय श्री राम। ठीक है भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया, नाम क्या है आपका? विमल पांडे। हाँ विमल जी, बताइए। अध्यापक हूँ। हाँ बताइए, अध्यापक आगे आ जाइए। क्या समस्या है आपकी, ये बताइए। मेरी समस्या कुछ नहीं है, मैं तो बस रिपब्लिक भारत का प्रिय ऑडियंस हूँ, तो आपके चैनल के लिए। अच्छा, एटा से ही हैं आप? जी, आज आगे आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनुपम मिश्रा है। अनुपम जी, काम हो रहा है? मुद्दे क्या है एटा के, बताइए। कोई मुद्दे का काम नहीं हो रहा है। कोई नहीं हो रहा है? कोई नहीं हो रहा है। जैसे इन्हें कह रहे हैं विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है ये बताइए, इनसे पूछिए। अच्छा, विकास क्या हो रहा है, एक बताइए इनसे। इनका रोड बनी, मेडिकल कॉलेज बने। एक मिनट, मेडिकल में क्या सुविधाएं ये बताइए। एक मिनट, आप रुकिए 2 मिनट। हाँ, मेडिकल बनाए, मेडिकल में क्या सुविधा ये बताइए, इनसे पूछिए। मकान बना दिया, उसमें क्या सुविधा है ये बताइए। क्या सुविधा पूछे इनसे, क्या सुविधा है इसके अलावा? मैं पूछूंगा इनसे। भैया आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक जी, क्या मुद्दे हैं आपके, बताइए। वो कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। भाई साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ। जो नौजवान है आज के समय में, वो जैसे पुलिस की भर्ती हुई, उसमें पेपर से पहले ही जितने भी फॉर्म थे ऐसे बट गए कि कुछ उसका पता ही नहीं पड़ा है। तो और इसके बाद में अभी जैसे ही कार्यक्रम शुरू हो रहा था, उससे पहले मैं सुन रहा था कि अपने जो स्टाफ के लोग थे वो बोल रहे थे कि हम मच्छर बहुत हैं। अब ये बताओ, सांसद आपका, विधायक आपका, चेयरमैन आपका, तो मच्छर की समस्या भी आ गई है। लेकिन मैं फिर विकास पे जाऊंगा और विक्रांत जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके साथ आ गए मेहमान, मैं उनका रुख करूंगा। विक्रांत जी, लेकिन पहले बताइए, बीएसपी से मोहम्मद इरफान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और जो प्रत्याशी भी हैं। और मोहम्मद साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। ये बताइए, आप जरा खेल बिगाड़ने की तकनीक में लगे हुए हैं, तो किसका खेल बिगाड़ेंगे, बीजेपी का या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का? माइक उठाइए। ये आपको किसने कह दिया कि मैं खेल बिगाड़ने के लिए आया हूँ? हाँ, किस अधिकार से आप मुझसे ये बात कर रहे हैं कि मैं खेल बिगाड़ने के लिए आया हूँ?
किस हैसियत से मेरा ये बात कर मेरा रहे हैं मुझसे? मैं आपसे सवाल नहीं, मैं आप- आपसे आप- नहीं नहीं आप- इरफान जी आपको- आप इरफान जी आपको इस तरह से खेल बात करने बिगाड़ने का का कोई ये हक नहीं है। मेरा सेंस है, आप समझिए। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, नहीं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको राजनीति की इस शुचिता सेंस और में शब्दों बात करने की कोई हक नहीं है। पहले आप सॉरी फील करिए। नहीं मोहम्मद इरफान साहब, अगर आप नहीं, मेरे नहीं, शब्दों आप- पर गौर आप फरमाना यहाँ चाहते पर हैं, अगर चैनल लेकर के आए आप हैं, अगर मेरे तो शब्दों आपको पर ये कहने का कोई हक नहीं है। इरफान साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीएसपी को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप लोग कांग्रेस कोई क्या काम कह नहीं रही है? करते ऐसी कैसी हैं। में कांग्रेस? आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव लड़ना था वैसे नहीं लीजिए मेरी लड़े। बात। बताइए अब सुन लीजिए मेरी इस बात। हैसियत से मैं आरोप लगा आप रहा हूं। अगर चैनल चलाते हैं इसका मतलब ये नहीं है मैंने आप किसी की इस बेइज्जती हैसियत से करेंगे। आप पे आरोप लगाया क्योंकि पहले आपने sorry कहा feel करिए। नहीं मैं सॉरी फील पहले नहीं आप करूंगा। नहीं कांग्रेस करेंगे तो कहती है मैं इसमें डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आप करिए, लेकिन मायावती पर जो आरोप कोई लेते हैं उस पे तरीका क्या नहीं कहना? है आपका। आप अपनी बात कहिए। आप होते कौन है मेरी बेइज्जती करने वाले? आप मैं बेइज्जती नहीं कर रहा आपको भाई। किसने तमीज दे दी है बात करने की? इरफान साहब, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, आप होते क्या कौन अपनी है बात आप? कहिए।